ठीक है। आज हम लोग यानी कि जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस। मैंने थोड़ी बहुत चीजें आपको पिछली क्लास में बताई थी, याद है? यस सर। ओके, ठीक है। यानी कि मैंने जो है ना बहुत सारी चीजें जो है आपको मैंने बताई थी कि जो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम जो ये सारी चीजें मैंने छोटी मोटी चीजें जो आपको बता दी थी। द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियस इज द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या है, कोई ये एक एटम है, ठीक है। और जैसे ही ये मेरे पास यानी कि एटम है, यानी कि न्यूक्लियस से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है रेडियस कहते हैं। यानी कि सेंटर से लेके आउटर मोस्ट यानी कि जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है रेडियस कहेंगे। चाहे कोई भी पॉइंट हो जाए सेंटर से लेके, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि रेडियस कहेंगे। ये जो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ओके, ठीक है। यानी कि यस सर। हाँ, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब इसमें एक ऑर्बिट लिए हैं तो एक ऑर्बिट का डिस्टेंस होगा, इसमें दो या तीन ऑर्बिट होंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, तीन ऑर्बिट का जो यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। एटम बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन जो ना यानी कि एक सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, जिस कारण से यानी कि इसकी जो बाउंड्री यानी कि क्या है वो डिफाइंड नहीं है। आपको मैंने बताया भी था कि मान लो कि ये वेव यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कई तरह से यानी कि जो घूमते रहते हैं, तो मान लो ये वेव नेचर में घूम रहा होगा तो क्या इसकी आप बाउंड्री बता सकते हो क्या? नहीं। यानी कि इस कारण से जो है कोई भी एटॉमिक रेडियस की यानी कि जो है बाउंड्री को हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी कि जो है एटॉमिक रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट 4 टाइप से होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यानी कि जो इसके जो रेडियस होंगे वो कितने टाइप के हो जाएंगे, यानी कि जो है 4 टाइप्स के हो जाएंगे। अब देखो यानी कि अब हमारे पास यानी कि क्या है कि कौन कौन से रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। यानी हाँ, ये चार टाइप, ये चारों के चारों जो रेडियस होंगे ना, ये कब होंगे, जब यानी कि क्या हो, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इस चारों के चारों यानी कि क्या हो जाएंगे, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा। ऑल दीज रेडियस आर फॉर्म्ड इन बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट। ये चारों के चारों यानी कि जब पाए जाएंगे तो क्या होगा, या तो बॉन्डेड स्टेट में होगा या इंटरेक्शन स्टेट में होगा, ठीक है। जिस कारण से यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि चारों जब भी होंगे यानी कि कंबाइंड फॉर्म होंगे। जैसे हम लोग पहला पढ़ते हैं यानी कि कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात करते हैं। द कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम दैट आर शेयर अ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि हम लोग उसको क्या करते हैं, यानी कि जो कोवेलेंट में, जैसे मान लो दो एटम है, जैसे कि यहाँ पे मैं समझाने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसके चक्कर में कई सारे बच्चे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्या करूँ, ये आगे में ही रह जाता है, मोबाइल में सिर्फ एक ही दिखता है जो आगे रहता है, इसके चक्कर में बहुत सारे जो लेफ्ट हो जा छोड़ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है कि मान लो कि यहां से मुझे क्या करना है कि आपको लिए यानी कि जो मुझे निकालना है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कि जो है हाइड्रोजन और यानी कि क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो यानी कि जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम टू शेयर कोवेलेंट। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जब भी कोवेलेंट की बात करोगे तो यानी कि क्या आएगा कि जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। ओके, यानी यस कि इस सर। प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इनका जो रेडियस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवेलेंट। अगर तो मुझे रेडियस का निकालना है तो डायमीटर ऑफ ए डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा 2।
तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है इसको हम लोग रेडियस कह देंगे। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, अगर जो सेम हो जाएगी, तब तो यानी कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, यानी कि जो है रेडियस निकालना आसान होगा, क्योंकि दोनों बराबर खींच रहे होंगे। अगर जो दोनों बराबर खींच रहे होंगे, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इनका जो रेडियस निकालना बिल्कुल आसान होगा, यानी कि जितना इधर खींच रहा होगा उतना उधर ही खींच रहा होगा। लेकिन अब मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या हो जाए कि दोनों का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे मान लो कि एक साइड मैंने ले लिया हाइड्रोजन और दूसरे साइड मैंने क्या ले लिया, यानी कि जो है क्लोरीन। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है, क्लोरीन है, ठीक है। अगर जब क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है तो यानी कि क्या करेगा, ठीक है, यानी कि क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। अगर से यानी कि क्लोरीन अपने तरफ खींच लेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या होगा कि अब जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास जैसे क्या है कि ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये यानी कि क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। अब दोनों के बीच बराबर डिस्टेंस तो होगा नहीं, तो कब कैसे निकालोगे, तब उसके लिए यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जिसकी ज्यादा होगी उसमें से दूसरे को क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला है, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 इंटू ये जो है एक्स ए, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, इलेक्ट्रो टीवीटी है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आपको मैंने क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था ये वाला? नो सर। चलिए, तो यानी कि हम लोग यानी कि जब इस क्वेश्चन को करा देते हैं, तो यानी कि आपसे पूछा है कि रेडियस निकालो इन दोनों के बीच का, कोवेलेंट रेडियस पूछा है। कौन सा रेडियस पूछा है, कोवेलेंट रेडियस पूछा है, तो हम लोग कोवेलेंट रेडियस निकाल देते हैं। और देखिए यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि रेडियस आर कोवेलेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आर ए, यहाँ पे आर एच लिख देता हूँ या आर ए, आप लोग समझ जाना, आर बी माइनस 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यानी कि माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, जिसकी भी ज्यादा हो आप उसको लिख देना। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं अभी हिंट दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, क्लोरीन की जो होती है यानी कि कितनी हो जाती है, यानी कि 3 हो जाती है। ठीक है, अब यानी कि जो हाइड्रोजन की यानी कि कितनी होगी 2.1, क्लोरीन की कितनी होगी, यानी कि जो है 3 होगी। तो यहाँ पे आर ए कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 120, ठीक है, प्लस, और ये कितना दिया है 175 माइनस 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जिसकी ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 माइनस 2.1, और यानी कि कितना हो जाएगा 295 माइनस 0.81, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 294.19। ठीक है, यानी कि अगर ये पिकोमीटर में दिया है तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, पिकोमीटर में हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इसका रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो यस सर। यानी कि वंडरवाल रेडियस क्या होता है, मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं कि किसी के साथ रहते रहते यानी कि क्या हो जाता है, हमें एक लगाव सा होने लगता है। जैसे कि मान लो कि मैं गया कॉलेज, ठीक है, या आप लोग में से जब आईआईटी कॉलेज जाओगे, आईआईटी मुंबई या दिल्ली, तो सपोज करो कि आप लोगों को कोई ना कोई रूममेट मिलेगा। आपको सब जब पास करोगे यस सर। तो एक रूम में दो जो है दो लड़के जो है रखे जाते हैं। अगर जब दो लड़के या लड़की रखे जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि अब आपको ना तो उसके बारे में पता है ना उसको आपके बारे में पता है। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते क्या हो जाता है, यानी कि जो है 2 दिन रहोगे तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा, फिर और भी चीजें जो है हो जाएंगी। इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, आपका जो है बन जाएगा। उसी प्रकार से किसी के साथ रहते रहते उनके बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, वैसे दोनों न्यूट्रल है, दोनों में से किसी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगना चाहिए। लेकिन रहते रहते एक पे निगेटिव आ जाता है और एक पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। जिस कारण से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत कम आता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पड़ोस में अगर जो कोई आता है, अगर जैसे मान लो, लेकिन जैसे नया आया, अब वो 10 दिन रहा तो 10 दिन के बाद अगर जो देखना धीरे धीरे आपको भी
वो अच्छा लगने लगेगा। पहले हम लोग सोचते कैसा है नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रहने रहते क्या हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में लगता है। तो जिसके कारण से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालोगे, डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ का डायमीटर निकाल लो, और डिवाइडेड बाय यानी कि क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी कि इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। याद रखना कि जो वंडरवाल फोर्स जो रेडियस निकलता है वो जनरली इनर्ट गैस के लिए या नॉन रिएक्टिंग के लिए। अगर जब मैं इनर्ट गैस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने हीलियम ले लिया और यहाँ पे भी हीलियम ले लिया। ये सरकारी लोग हैं, यानी कि नोबेल गैस को हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी लोग। सरकारी लोग समझते हो? यस सर। यस सर। हाँ, बहुत अच्छे से आप लोग समझते होंगे। यानी कि जब आप कभी सरकारी जगह जाना ऑफिस में, वो आप अगर जब किसी को नहीं जानते होगे तो सबको वो जनवा देगा। आपको पहले काउंटर नंबर 3 पे जाइए, 3 वाला कहेगा 5 पे जाइए, 5 वाला कहेगा 3 पे जाइए, 3 वाला फिर जो है कहेगा 6 पे जाइए। यानी कि हर काउंटर पे घुमाना जरूरी होता है, क्योंकि आप पता कैसे लगोगे कि हाँ भाई ये ऑफिसर आदमी है, ये सरकारी आदमी है, ठीक है, इसलिए बोल। तो ये भी वैसे ही होते हैं, ये किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहते, लेकिन रहते रहते थोड़ी सी जो है इसमें एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव आ जाती है, तो जिस कारण से इनके बीच जो है लगता है, और यानी कि जिस कारण से इन दोनों के बीच का जो है रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो इसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, वंडरवाल रेडियस कहते हैं। ओके, अब देखो मेटेलिक रेडियस क्या होता है, कि जैसे मान लो कि मेटल के बीच में जब बनेगा, आप लोगों ने मेटल देखा है? यस सर। कौन सा मेटल देखा है? मैंने एक बार किससे पूछा था कि आपने मेटल देखा, बोला नहीं सर हमने नहीं देखा है। मैंने कहा डेली देखे होगे 2-4 मेटल, तो उसने बोला नहीं सर मैंने नहीं देखा है, आप मुझे बताओ यानी कि जो कौन सा यानी कि मेटल होता है। मैंने कहा आपके घर में बहुत सारे मेटल यूज होते हैं, आप जिसमें खाना बनाते हो वो मेटल का होता है, जो स्टोव होता है वो मेटल का होता है, आपका दरवाजा मेटल का होता है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे चीजें जो है मेटल के बने होते हैं। तो यानी कि दो मेटल के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस कहेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि मेरे पास मेटेलिक रेडियस है, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, मेटेलिक रेडियस है, एमएम है, मेटेलिक रेडियस है, और मेरे पास वंडरवाल रेडियस है, और मेरे पास कोवेलेंट रेडियस है। सबसे कम रेडियस किस में होगा, बताइए। रिपीट करेंगे। मैंने कहा मेरे पास रेडियस है, मेटल का रेडियस है, वंडरवाल का रेडियस है, कोवेलेंट का रेडियस है। सबसे ज्यादा रेडियस, सबसे सर कम में, रेडियस किसका होगा? किसका होगा? सर मेटल में। ओके, मेटल, ये मेटल है, मेटल, मेटल मतलब मेटेलिक, ठीक है। अब यानी कि जो सबसे ज्यादा जो कम होता है वो किस में होता है, कोवेलेंट में होता है। फिर किस में होता है, मेटेलिक में होता है। और यानी कि जो सबसे ज्यादा जो होता है वो किस में होता है, क्योंकि ये देखो दूर से ही रह के कहेगा कि हाँ भाई देखो, लेकिन वंडरवाल में देखो कोवेलेंट में वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाता है। ऐसे समझो कि ये जो है यानी कि मान लो कि कोवेलेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर यानी कि क्या कर जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। अगर जो ओवरलैप कर जा रहा है तो यानी कि कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब ये जो है यानी कि मेटेलिक है, एक मेटल दूसरे मेटल पे जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये जो है क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। एक ऐसा बॉन्ड है यानी कि जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वंडरवाल, यानी कि दोनों के रहते रहते यानी कि जो है यानी कि आ जाएगा। इस टाइप के बॉन्ड को, यानी कि इस बात को याद रखना, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको, अगर इन तीनों में से पूछा जाए तो आपको ये बताना, ठीक है। अब यानी कि आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि अलोंग अ पीरियड, यानी कि जब हम अलोंग अ पीरियड की बात करेंगे तो यानी कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अलोंग अ पीरियड की हम बात करते हैं। अब मेरे पास मान लो कि सपोज करो कि अलोंग अ पीरियड यानी कि क्या होता है, आप लोग पीरियड मैंने बताया था कैसा होता है, किस डायरेक्शन में, पीट पीट के आपने उसको ऐसे बना दिया था, ये तो क्या हो जाता है, पीरियड, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलते तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। देखो, आपको जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जब पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है, यही पढ़ा है आप लोगों ने? यस हाँ सर, डिक्रीज होता है। हाँ, यानी कि अगर जब हम लेफ्ट, व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कितना आज वो स्नेहा कुमारी जो है इंटर करने के लिए प्रयास करेगी, बेकार, बताओ 20 मिनट, इतना देर तो किताब पढ़ लेता तो ज्यादा सीख जाता, ठीक है। व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट in the period, then its radius decreases, ठीक है। अब देखो उसका रीजन समझाता हूं मैं आपको। वैसे ख्याल से पहले से मैंने पेज ऐड किया हुआ था, रीजन क्या होता है। मान लो
कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिथियम है, मैं सेकेंड ग्रुप पे लेता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कि लिथियम के पास यहाँ पे इस प्रकार से देखो 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं बस लिथियम और इसको जो है यानी कि समझाने का, हाँ बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। 2 और यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब यानी कि मेरे पास यानी कि क्या है, यहाँ पे जो है यानी कि जो है 7 है। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ प्रोटॉन कितना है लिथियम के पास, 3 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 9 है। और इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 9 है। ओके। अब मुझे बताओ कि एक साइड 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि जब भी खींचेगा तो न्यूक्लियस के पास जितना ताकत होगा उतना अच्छे से खींचेगा। यहाँ पे भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन खींचेगा। कौन अच्छे से खींचना पसंद करेगा? जैसे मैं कहूं कि मान लो कि मेरे को टग वार समझते हो आप लोग, रस्सी खींचने वाला जो वार होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं। तो एक साइड मैंने क्या करा कि 3 प्रोटॉन को डाला और एक साइड मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को डाला। कौन खींचेगा ज्यादा तेजी से? एक साइड मैंने क्या करा, 9 प्रोटॉन को डाला, एक साइड यानी कि क्या करा, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को खींचा। कौन ज्यादा तेजी से खींच लेगा? जो 9 वाला। तो ये क्या करता नो है, वाला। इसको split कर देता है। यानी कि जब चारों तरफ से खींचेगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस वाले को भी, इस वाले को भी, इस वाले को भी, इस वाले को भी। यानी कि क्या करेगा, चारों तरफ से यानी कि क्या करेगा, इसको खींचेगा। अगर ये चारों तरफ से खींचेगा तो यानी कि एक्चुअल में इसका साइज ये होना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हल्का सा श्रिंक होते चले जाता है, और जिस कारण से इसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि इसकी खींचने की क्षमता, यानी कि न्यूक्लियस में जो खींचने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है, और इस कारण से यानी कि क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे यानी कि इसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। पूरी जनता अगर मैं कहूं कि हीलियम को लिया जाए तो यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, हीलियम का साइज हो जाता है, और फिर किसका हो जाता है, लिथियम का, और फिर किसका हो जाता है, बेरिलियम का, फिर किसका हो जाता है, बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर किसका होता है, नाइट्रोजन का, फिर किसका होता है, ऑक्सीजन का, और सबसे ज्यादा कम होता है फ्लोरीन का। क्या ये सीक्वेंस सही है? यस सर। यस सर। किन्हीं को कुछ लग रहा हो तो सर बताओ कि सर नहीं ये गलत है। ये सीक्वेंस गलत, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वंडरवाल का रेडियस तो हीलियम नहीं होगा यार, ये नियॉन होगा। ठीक है, यानी कि वंडरवाल का रेडियस सबसे ज्यादा होता है, तो जिस कारण से इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को नहीं आता। लेकिन अगर जब मैं कहूं कि ये गलत है, क्यों गलत है, आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कि मैं रीजन समझाता हूं कि आप लोगों के लिए, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब देखो यानी कि अगर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2s1 2s2, लास्ट वाला मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से लिखोगे, ये क्या लिखोगे, 2p1 2p2, और ये क्या लिखोगे, 2p3 और 2p4 और 2p5 एंड 2p6। ओके, अब याद रखना कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, फुल फील्ड होगा, सॉरी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। ठीक है, अगर आपको मैंने कहा कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो उतना ज्यादा वो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी नहीं रहेगा। अब अगर से उतना ज्यादा होगा तो यानी कि ये क्या करता है कि जो बोरॉन होता है ना, जस्ट एक आगे लिख देना, सबसे ज्यादा ये तो पता लग गया नियॉन होगा। ठीक है, क्योंकि वो वंडर वाला है, प्योर वंडर वाला है, ये तो नियॉन हो जाएगा। फिर यानी कि किसका होगा, लिथियम का। अब ये क्या कर जाता है ना, यहाँ पे आके जाता है, यानी कि अब किसका हो जाएगा, बोरॉन का, और फिर किसका हो जाएगा, यानी कि बेरिलियम का। ठीक है,
यानी कि जैसे जैसे जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, कार्बन, फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फिर किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर किसका हो जाएगा, फ्लोरीन, और फिर किसका हो जाएगा, नियोन। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पहले आ जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ऑक्सीजन और यानी कि जो है नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे दो दो बार लिख दिया हमने, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी के अनुसार से देखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, बेरिलियम, नाइट्रोजन, मुझे जस्ट अपोजिट लिखना चाहिए था, सॉरी, ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, और ये बोरोन, ठीक है, यानी कि लिथियम, और इसकी साइज स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये तो सही है, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा तो यानी कि नियॉन हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, लिथियम का, फिर किसका हो जाएगा, बेरिलियम का, फिर किसका हो जाएगा का, और फिर किसका हो जाएगा, कार्बन का, फिर किसका हो जाएगा, कार्बन से पहले नाइट्रोजन आ जाएगा, और फिर किसका हो जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनका जो है यानी कि क्या लिख सकते हो, यानी कि ऑर्डर लिख सकते हो। फर्स्ट, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के कारण जो है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोडियम, सीजियम, यानी कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साइज Yes, क्या हो sir. जाएगा, हाँ, यहाँ पे जैसे जैसे क्यों होता है, क्योंकि खुद देखो, हाइड्रोजन के पास एक सेल है, यहाँ पे सीजियम के पास बहुत सारे सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल छह सेल होंगे, यानी कि जिस कारण से अब देखो उसके अंदर सेल घर ज्यादा हो जाएंगे तो यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण से यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका रेडियस जो है ज्यादा हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल आसान है, कोई भी आराम से जान जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यानी कि बात करते हैं फॉर डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास डी ब्लॉक है तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपको याद ध्यान रखना है, यानी कि यहां से यहां तक तो साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि सर क्यों साइज डिक्रीज होता है, आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था, याद है, Yes, sir. क्या बताया था बताइए। सर जो इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है. हाँ, यानी कि रोकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को, कि मान लो कि ये क्या है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये वाला एक और मैं बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब यानी कि मेरे को लग रहा है बन्नी एंड वॉल्फ भी वैसा ही है क्या, ये सही है या गलत लड़का है, सर पता नहीं. ओके, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि अब यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो जाता है, कि यहाँ पे जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, कि इस प्रकार से यानी कि जो है ये क्या करेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, लेकिन ये आपस में यानी कि क्या करेगा, इसको जो है रिपेल करेगा, जिस कारण से ये न्यूक्लियस की ओर नहीं जाने देगा, इसी इफेक्ट को यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आपको मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है एस में होता है, फिर पी में होता है, फिर किस में होता है, डी में होता है, और किस में होता है, यानी कि जो है एफ में होता है, ओके। ऐसे समझो कि कैसे मैं समझाने का प्रयास Yes, करता हूँ sir. कि किसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इसको आप कैसे समझोगे रियल लाइफ में। मान लो कि मैं गया लड़ने के लिए, आप लोग में से भी कई बार जो है आप लोग लड़ने जाते होंगे, मैं गया स्कूल में, जो है मेरी लड़ाई हो गई, मैं जो है लड़ने चले गया। अब लड़ने चले गया, मैंने कहा कि मैं जो है यानी कि जो मेरे फ्रेंड है वो एफ ब्लॉक से है, यानी कि फॉरेन में रह रहे हैं, कोई लंदन में रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है, यानी किस प्रकार से रह रहे हैं। अब मेरी लड़ाई होगी तो क्या मुझे बचा पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि इसको आने में ही समय No, लग जाएगा sir. ना, यानी कि इसकी इफेक्ट बहुत कम है, चाहे भले कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये वहां का जो है वो एकदम सांसद हो या जो भी हो, ये हायर ऑफिसर रैंक का हो, वो यहाँ पे मुझे नहीं बचा सकता, क्यों, क्योंकि काफी दूर है, इसका इफेक्ट यहाँ तक काम नहीं करेगा, इसको बताने में भी समय लगेगा, इसको आने में भी समय लगेगा। लेकिन मान लो कि मेरी लड़ाई होगी, मेरे साथ 2 दोस्त है, यानी कि एस नाम के, ठीक है।
अब वो एस नाम का है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो फटाफट से यानी कि मेरे साथ रहेगा, तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि एस की जो इफेक्टिव होती है ना, वो काफी जल्दी होती है, तुरंत वो एकदम सडन नहीं, आपके साथ है तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे आप लोग लड़िएगा नहीं, पता लगा जो है कोई लड़ाई कर रहा हो, आज जो है अपने दोस्त को बुला रहा, चलो आज जो है हमें दंगा करना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को आज जो है सारी बसें सारी ट्रेन जो है जला देनी है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इससे आपको खुद का नुकसान होता है, क्योंकि आप ही के पैसे से वो सारी चीजें चल रही होती है इनडायरेक्टली, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो पता लग चले। तो वही चीज कह रहा कि अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, कहाँ चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे जैसे जैसे इधर साइड होता है, तो यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ते चले जाता है। कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। अगर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इंक्रीज होता है, तो जिस कारण से शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि बाहर की और फेंकने वाला जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि वो श्रिंक होते चले जाएगा, जिस कारण से ये साइज क्या होते चले जाता है, छोटा होते चले जाता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से रिपल्सन करने लगते हैं। तो यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट और जो है इलेक्ट्रो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि क्या हो जाता है, ENC लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ENC यानी कि जो है वो क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि इक्वल हो जाता है। अब जब इक्वल हो जाएगा तो दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो तीसरी केस में क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि जिस कारण से शिल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू डोमिनेट कर जाती है, इसकी कम हो जाती है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, यानी कि जो श्रिंक कर जाता है। और यहाँ पे जैसे ये हो जाता है, तो जिस कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, यहाँ पे देखो, वैसे कहोगे सर सब में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, कहोगे क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है कि आपने कहा कि 21 है, 22 है, 23 है। हाँ, मैं मानता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट जो है उससे कई ज्यादा जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है बढ़ जाता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि वहां पे यानी कि क्या हो जाता है कि काफी ज्यादा जो है यानी कि कम हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाने के कारण वो क्या कर जाता है, वहां पे रेडियस बढ़ जाता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। चलिए, हाँ अब देखो, यानी कि आपके पास क्या है कि अगर 3D 4D एंड 5D हो, आप इस बात को याद ही रख लेना, 3D 4D एंड 5D हो, तो आपको रेडियस किसकी बड़ी होगी, 3D या 4D की? नीचे जैसे जाते हैं तो यानी कि सेल बढ़ता है 4D की, लेकिन 5D की जो है ना वो लगभग लगभग 4D के बराबर हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ये ना उतना ज्यादा बाहर की ओर फेंक नहीं पाता, तो न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अगर वो बहुत दूर दूर होंगे तो यानी कि उसको आने में न्यूक्लियस के पास यानी कि जो है फोर्स उतना लग नहीं पाएगा, यानी कि उसको बचा नहीं पाएगा न्यूक्लियस को। तो जिस कारण से यानी कि न्यूक्लियस जो है अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और धीरे 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 अपनी ओर जो है खींच लेता है, क्योंकि बाहर का फोर्स कम है, तो यानी कि न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाता है, यानी कि जो है इस प्रकार से हो जाता है। आप इस बात को याद रख लेना, ठीक है। और कहता है इट कैन नॉट सी आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, सो आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड, यानी कि बाहर जो है यानी कि आपस में रिपेल नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर हो जाता है ब्लॉक में, और वो क्या करता है, यानी कि इसको खींच लेता है, और जैसे ही खींचेगा तो यानी कि उसका यानी कि क्या हो जाएगा, वो साइज जो है यानी कि श्रिंक कर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट की जो बात करूं तो यानी कि हमारा आयनिक रेडियस ही है, आप उसको याद रखना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस का मतलब होता है कि जब आयन का आप रेडियस निकालोगे तो इस टाइप के एटम को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन, यानी कि जो है उसके आयन वाले एटम का अगर जो निकालते हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं। जैसे असल में छोटी सी बात पूछता हूँ कि मान लो कि मैंने क्या करा, कोई मेटल ले लिया, ठीक है, मेटल से मैंने क्या करा, एनर्जी दिया और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। यहाँ पे जब निकालोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, अगर जो निकालते तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और जब आपने ऐड किया तो यानी कि क्या हो जाएगा कि M- हो जाएगा, ठीक है। अगर
जिसपे प्लस साइन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन sir. कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें नेगेटिव जो और है एनायन। एनायन कहते हैं। अब आपके मन में हो रहा होगा सर मैं तो भूल जाता हूँ कौन एनायन है कौन कैटायन है। तो कुछ में टी आ रहा है तो टी कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि कैटायन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब देखो एनायन में कैसा चार्ज होता है, यानी कि एन है तो यानी कि नेगेटिव, तो यानी कि एनायन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। फिर भी आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको कैटायन और एनायन की। आप लोग मान लो सेठ साहूकार हो, सेठ साहूकार समझते हैं, बोलिए। यस सर। हाँ, यानी कि आप लोग यानी कि क्या है, सेठ साहूकार है। सेठ साहूकार का मतलब होता है जो काफी अमीर लोग हैं। मैं कहा कि भाई मुझे जो है आप लोग जो है 10,000 रुपया दीजिए। तो आप लोगों ने कहा कि ठीक है मैं 10,000 दे दूंगा, लेकिन मेरे को जो है यानी कि क्या करना, 3% ब्याज पे दे देना, इंटरेस्ट पे। मैंने कहा ठीक है, ओके। आप लोग मेरे स्टूडेंट है तो आपने 3% पे दे दिए, बाकी जनता जो है 5% पे देती है। अब देखो जब आपने मुझे पैसे दिया आप तो पॉजिटिव हो गए, देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेने वाला हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि आपने दिया तो यानी कि क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और मैंने लिया तो यानी कि क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब वो क्या करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। खैर, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि सपोज कीजिए कि मेरे पास यानी कि क्या है, कुछ इस प्रकार से एटम है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये एटम है और ये मैं लिथियम का एटम बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 2 होगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। लिथियम है तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम। अब मुझे बताइए कि अगर जैसे शुरू में कितने प्रोटॉन है इसमें, 3 प्रोटॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब इसके पास कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 3 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। अब यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ कि न्यूक्लियस 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा या 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को। यानी कि अगर जब प्रोटॉन यानी कि 3 प्रोटॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींचेगा, ये 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये वाला ज्यादा अच्छे से खींचेगा। एक साइड ज्यादा ताकतवर होगा तो यानी कि वो क्या कर लेगा, जल्दी खींच लेगा। अब मान लो कि रस्सी जो है खींचने वाला जो है प्रतियोगिता लगा रहे हैं, एक साइड 5 लगा देते हैं, एक साइड 2 लगा देते हैं, तो कौन खींच के ले जाएगा, इन दोनों को। 5 वाला। उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 3 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ज्यादा ताकतवर हो गया, यानी कि खींच लेगा। तो जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि चार्ज अपोजिट है, अगर जो इलेक्ट्रॉन देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यानी कि साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एम प्लस और एम माइनस हो, तो बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, कोई बताना चाहेंगे, एम प्लस का या एम माइनस का। ओके, माइनस का। क्यों, क्योंकि मैं कहा क्या कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यानी कि क्या करेगा, वो उसको खींच लेगा, यानी कि वो क्या कर लेगा, यानी कि जो उसको खींच लेगा। अगर जैसे ही मैंने क्या कहा कि जैसे आपको समझाने के लिए एक बार मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मेरे पास कोई ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये 2, ये 6। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करा कि 2 केस बनाता हूँ, 1 2। यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन थे 8, इलेक्ट्रॉन थे 8। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं, 8, और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। अब अगर से दे दूंगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9। कौन ज्यादा ताकतवर हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो यानी कि बाहर की ओर खींचेगा, यानी कि उसके न्यूक्लियस की ओर से यानी कि कमजोर हो गया, हम खींच के ले जाएंगे। यानी कि जब खींचेगा तो यानी कि बाहर इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा तो साइज किसका हो जाएगा, एम माइनस का। अब बात रही एम प्लस का। एम प्लस यानी कि न्यूक्लियस की ओर जाना चाहेगा, यानी कि सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका। और यानी कि क्या रहेगा, बीच में रहेगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो साइज हो जाएगा वो एम माइनस का हो जाएगा। फिर जो है यानी कि न्यूट्रल एटम का हो जाएगा,
और फिर सबसे लास्ट में यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। ये बात आप लोग याद रखोगे कि किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उसका रेडियस होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी एटम पे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा यानी कि क्या होगा, उसका रेडियस होगा। किसी एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना कम होगा, यानी कि छोटा होगा। और अगर कुछ भी न्यूट्रल है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है ऐसा स्पीसीज जिसके पास क्या हो, क्या मैंने बताया था, याद आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन सेम हाँ, होते हैं इलेक्ट्रॉन सर, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हाँ, तो यानी कि आपके पास अगर जब ऐसा केस आ जाए ना, आपको, चलो मैंने यहाँ पे कहा कि आप तो यहाँ बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन का -3 है, यानी कि सबसे ज्यादा साइज इसका हो जाएगा, फिर -2 है, फिर प्लस है, फिर Mg+2 का जो है सबसे कम हो जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/एटॉमिक नंबर के। ये बात आप इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना, यानी कि रेडियस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना, यस सर। ये बात आप याद भी रख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन यानी कि जो है बनने वाले हैं। यानी कि इन केस वैसे तो जनरली आपको पता लग जाएगा, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि सेमी पीरियड से है, सेमी इलेक्ट्रॉन है, तब आपको पता करने में यानी कि जो दिक्कत होगा। अब देखो जैसे मान लो कि दोनों पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो कैसे पता करोगे कि कौन सा है? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मान लो कि बोरोन पे भी निगेटिव है, फ्लोरीन पे भी निगेटिव है। ठीक है, दोनों पे मेरे पास निगेटिव चार्ज है, तो मैं कहूंगा किसकी साइज यानी कि जो है बड़ी होगी, यानी कि मैं कहूंगा जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। यस ओके, सर। मैं फिर से यस समझाता हूँ। सर। जैसे आपको शायद नहीं समझ में आया, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। अगर इसका यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर जब 1/9 है तो यानी कि पॉइंट यानी कि 10 यानी कि 1 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो रेडियस भी बड़ा होगा। यानी कि हम क्यों कैलकुलेशन यस करने सर। जाए, क्यों हम इतना समय बर्बाद करें, 1/9 करें? हम सिंपली क्या कहेंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/8। ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इसका मतलब तो यही हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सेम होगा तो आपका क्या लगाना कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/एटॉमिक नंबर के। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जब आपके पास आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज, मैंने कुछ क्वेश्चन भी बना दिए हैं, इसमें मिटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए। अब यानी कि मेरे से पूछा गया कि कौन सबसे लार्जेस्ट है, तो कोई बताना चाहोगे यानी कि कौन लार्जेस्ट है? बताइए कौन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है? सर डी। ओके, और कोई? चलिए मैं बताता हूँ, पहला क्वेश्चन है। अगर आपको ना समझ में आए तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना, ये वाला 2,8,7, 2,8,6, 2,8,1, 2,8, सॉरी 2,8,7। मैं जनरल लिख ले रहा हूँ। अब देखो जब 3 सेल हो और 2 सेल हो तो यानी कि कौन बड़ा होगा, 3 सेल वाला होगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 सेल वाला है, यहाँ पे 2 सेल वाला, तो ये तो यानी कि वैसे भी हमारा कैंसिल हो गया और ये पॉजिटिव है, यानी कि इन दोनों में होगा। और सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज हमने कहा तो जिसपे होगा वही आंसर होगा, तो यानी कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है सबसे ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, ये आपका लिए जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। यस सर। ओके, अब देखो कहता है ये वाला बड़ा आसान सा, ये मैं चाहता हूँ आप लोग सभी आंसर बताएं। बहुत ही आसान सा मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप लोग जरूर सभी के सभी आंसर इसको बताइए। ओके, डी, वेरी गुड। सभी का आंसर डी आ रहा होगा। सर डी।
सर डी है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अब बताओ कि आपको यानी कि बताना है कि इसमें से कौन सा यानी कि आंसर सही है। मैं बता दूं ये वाला, शायद आप लोगों को। सर ए। ये तो नहीं होगा, सर ये तो वैसे भी मैंने कैंसिल किया हुआ बेटा, अब देख लो। क्योंकि मैंने कहा सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो देखो इन तीन में से कोई एक का आंसर होगा। सर फिर डी। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। यानी कि हमने क्या कहा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज बड़ा होगा, और सबसे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या आना चाहिए, न्यूट्रल आना चाहिए। वेरी गुड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बी, बी, बी। ओके, बहुत सारे बच्चे जो है बी दे रहे हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि जस्ट आपका जो है, यानी कि हमने कहा था निगेटिव पॉजिटिव से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर जब मैंने कहा था कि अब इसको क्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बाय एटॉमिक नंबर लगाना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूं यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर इनकेस कभी देखो, ये तो मुझे पता लग गया कि जो यहाँ पे है बी आर माइनस, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यहाँ पे आता है, ठीक है। और यानी कि जो है ऑक्सीजन, और यानी कि जो है फ्लोरीन कहाँ पे आता है, कुछ यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल में आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। 1 2 3 4, मैंने कितना लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं है, सॉरी। मैं यहाँ पे जो है इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, मैं बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन है। अब देखो यानी कि इस पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि ये तो थर्ड वाले ग्रुप में है, यानी कि फोर्थ पीरियड में, यानी कि सबसे बड़ा तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी आर माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि एस माइनस टू है, यानी कि एस माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन पे माइनस टू है, तो यानी कि ऑक्सीजन माइनस टू हो जाएगा। फिर क्या बचा, फ्लोरीन माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस हो जाएगा। इनके सबसे पहले देखना सेल भी देखना जरूरी है। अब मान लो कि वो नीचे की ओर जा रहा है, तो हमने बताया कि नीचे की ओर का साइज तो बड़ा होता है, कंपैरिजन हमेशा पीरियड में होता है, ठीक है। यानी कि सेम पीरियड होगा तब हम यानी कि जो है ये वाला रूल लगाएंगे। लेकिन अगर जब वो पीरियड ही अलग है, तो यानी कि तब तो यानी कि उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। कितना भी श्रिंक करोगे तो यानी कि अब मान लो कि हम हाथी को कितना भी श्रिंक करें, अब जैसे मान लो कि दो एग्जांपल देता हूँ, किशमिश और है तरबूज है, ठीक है। तरबूज को कितना भी सुखाओगे तो किशमिश क्या हो जाएगा, क्या किशमिश से तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि उसी प्रकार से जब इसका साइज बड़ा होता है, तो यानी कि ये जो है रेडियस क्या हो जाता है, यानी कि जो है काफी बड़ा रहता है, तो जिस कारण से हम लोग इस प्रकार से, नो हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, शायद जेई का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। अब देखो, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द आयनिक रेडियस ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F1। अब आपको ये तो वैल्यू मैंने बताया ही नहीं, आपको बताया क्या, मैं बता रहा हूं कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो। आपको क्या करना है, बेसिक चीज यूज करना है। मैंने इतना जरूर बताया कि इन तीनों में से आप सबसे बड़ा साइज किसका लिखोगे, बताओ, बताइए। तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तुमने कहा था जिसका जेड छोटा होगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो नाइट्रोजन का जेड छोटा, वैसे भी -3 सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे बड़ा तो यानी कि ये हो जाएगा। कहने को कोई दिक्कत है इसमें? ओके, यानी कि N-3 हो जाएगा, O-2 हो जाएगा, नो और सर। यानी कि जो माइनस हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए कि आपको इसी ऑरेंज में लिखना होगा, यानी कि सबसे पहले बड़ा रेडियस होगा, फिर छोटा रेडियस होगा, फिर सबसे छोटा होगा। देखते किस में है, यानी कि यानी 1.3 इससे बड़ा है, गलत है, हमें सबसे पहले बड़ा चाहिए। 1.3 1.7 ये भी गलत है, यानी कि पहले में सबसे बड़ा चाहिए। 1.71 यानी कि ये बड़ा है, उसके बाद ये छोटा है, यानी कि मुझे थर्ड वाला सबसे छोटा चाहिए, यानी कि जो है मुझे क्या चाहिए, थर्ड वाला उससे भी छोटा चाहिए।
यानी कि 1.7 इससे थोड़ा छोटा है, उससे ये थोड़ा छोटा है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि इसके अंदर यानी कि आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो आप लोग क्या बताना चाहोगे, या मैं बता दूं? सर बी। ओके, ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ध्यान देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबका यानी कि जो है यानी कि सेम है या नहीं है। जैसे मैं अगर एल्युमिनियम लिथियम का लिखूं तो लिथियम के लिए कितना हो जाएगा 2,1, और अगर जब मैग्नीशियम के लिए लिखूं तो 2,8,2 जनरल, और पोटासियम के लिए यानी कि क्या लिखूं 2,8,19 होता है, तो यानी कि 1, और एल्युमिनियम के लिए लिखूं तो यानी कि कितना हो जाएगा 2,8,3 होता है। यानी कि आप देखो कि जो मैंने कहा कि जब नीचे वाला साइज होता है तो यानी कि काफी बड़ा होता है, तो यानी कि सबसे बड़ा तो के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो के प्लस कहाँ कहाँ है। ठीक है, यानी कि आपके लिए ये हो जाएगा। अब देखिए यानी कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यानी कि कितना है, यानी कि 2 प्लस है, यानी कि कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका थर्ड ऑर्बिट है, यानी कि ये हो जाएगा। फिर देखो लिथियम, एल्युमिनियम इतना ज्यादा यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाता है, जिस कारण से लिथियम से भी काफी छोटा हो जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि देखो, आयन एक इलेक्ट्रॉन को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम या न्यूट्रल गैसेस एटम। अगर जो किसी भी एटम से, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, यानी कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से है। अब मैंने इसको एनर्जी दिया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो बहुत सारे हो सकते, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यानी कि आयन में हो जाएगा, यानी कि जो भी है, यानी कि जैसे मेटल है तो ये M प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी हम दे रहे हैं। अगर जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपल सा शब्दों में अगर याद रखो कि आउटरमोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये आयनाइजेशन एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, हम लोग यहाँ पे यानी कि बात करते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सर जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है। ओके, यानी कि आपके पास दो प्रोसेस होता है, एक इंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होती है। वेरी गुड वंस। यानी कि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। आप लोगों को याद रखने की एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं। आप लोगों ने एग्जॉस्टर देखे हो, अपने किचन में लगाया जाता था एक छोटा सा पंखा जो कि गर्म सर हवा को, Yes, sir. हाँ उसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टर ही कहते हैं ना आप लोग के उधर, कि पंखा कहते हो? Yes, sir. एग्जॉस्टर उसको कहते हैं रियल में। एग्जॉस्टर का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट, ई एक्स से बना है एग्जॉस्टर, यानी कि ई एक्स यानी कि एग्जिस्ट होता है। यानी कि ये क्या करता है, अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है। आप याद रखना, किचन के अंदर क्या लगा रहता है, एग्जॉस्टर लगा रहता है। किचन के अंदर खाना बनाते हैं तो गर्म हो जाता है और उस हवा को क्या करता है, निकाल देता है, जिससे जो खाना बनाने वाला जो है यानी कि ज्यादा गर्मी ना रहे। क्योंकि खाना बनाने के समय यानी कि काफी गर्मी लगती है, एक तो वैसे भी गर्मी के समय गर्मी रहता है, ऊपर से तवे का गर्मी और जो चूल्हा जल रहा होता है उसका गर्मी, तो यानी कि जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि वो प्रोसेस है। एंडोथर्मिक में जब आप एनर्जी को इन करते हो, देते हो, सिस्टम को एनर्जी देते हो, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अगर जब मैं इंथैल्पी की बात करूं, मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूं और या मैं निगेटिव ले रहा हूं, अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी उसको गिवन दे रहे हो, यानी कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। और ये क्या करेगा, जब निगेटिव है तो यानी कि क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी ये क्या कर जाता है, यानी कि रिलीज कर जाता है। अब हम लोग यानी कि ये बात याद रखना कि इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है।
एक बार पूछा गया था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कैसा प्रोसेस होता है, तो आप लोगों को बताना एंडोथर्मिक होता है, जिसके अंदर एनर्जी इन करती है। तो EN खुद ही कह रहा है इन कर रहा है, यानी कि जिसके अंदर आप इन करेगा कब, जब बाहर से दोगे तभी तो इन करेगा। यानी कि इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे खुद सोचो कि आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप उसको एनर्जी दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब निकलेगा तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। मैं यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ। सक्सेसिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई मेटल है, मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी किस प्रकार से निकाला, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आप लोग भी कहोगे ठीक है सर कोई भी दे देगा, लेकिन मैं जब दूसरा एटम निकालू सक्सेसिव मतलब इसी से, यानी किसी मेटल से, यानी कि अब ये M+ से निकलेगा, यानी कि M++, क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? सर नो सर। बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि अब देखो यानी कि न्यूक्लियस भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, तो यानी कि वो क्या करेगा, खींचना चाहेगा, उसको खींचेगा, और जैसे उस पर खींचेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देगा। अब आप बताओ कि अगर जब मैं इस दो से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि और दुखी होगा, यानी कि निकालने देगा क्या, नहीं। अब जैसे मान लो सपोज करो, आपको एक ऐसे समझाता हूँ कि मान लो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि मेरे शरीर में 3 ऑर्गन है, ठीक है। पहला ऑर्गन कह रहा था कि ठीक है यार दे दो, तुम्हारे जो है मुझे जरूरत है, तो आपने कहा कि ठीक है चल यार मेरा जो है इस जिससे मेरे को कहा कि मेरे को जो है कि एक किडनी दे दो, तो मैंने कहा कि चलो एक किडनी पे मैं सरवाइव कर लूंगा। अब मुझे कोई कहेगा कि मेरे को एक आंख दे दो, फिर कोई कहेगा मेरे को हार्ट दे दो, तो यानी कि अब अगर जितना ज्यादा मांगेगा तो यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट रखूं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 रखूं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 3 रखूं, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में कहां पे दिक्कत आएगा, 3 में। यानी कि आपको सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी। अब मान लो कि मेरे से, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे को कहा कि जैसे मैं क्या बताऊं कि मेरे को उंगली देना है, सपोज करो मेरे पास 5 उंगली है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा 5 ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। यस सर। अब मेरे से एक उंगली मांगेगा तो चलो कहूंगा ठीक है यार ले लो, अब लेकिन दूसरी उंगली मांगेगा तो मैं डर के मारे नहीं देना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन वो जबरदस्ती मेरा हाथ पर बांध के ले जाएगा। अब मान लो कि तीसरी उंगली रहेगा तो मैं पूरा एकदम ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि मेरी कोई उंगली ना ले पाए, यानी कि जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपको निकालने में भी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा लगेगी। ये तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि देखो मान लो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोई भी एक एटम मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब पहली बार एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूक्लियस ने चलो कहा कि ठीक है कोई नहीं ले लेते हैं। अब लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो यानी कि क्या करेगा, न्यूक्लियस खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा हो गया, अब वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अब लेकिन तीसरा केस आ जाएगा तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल हरगिज नहीं निकलने देगा, यानी कि जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल बांध के रखेगा। तो इस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, 3 की, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 की क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और आयनाइजेशन एनर्जी 1 की जो है थोड़ी सबसे कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी किसकी जरूरत है, तो यानी कि यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है क्या पड़ेगी, थोड़ी सी और कम पड़ेगी, और जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यानी कि जो है सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको जैसे मान लो कि मेरे को सपोज करो, एक और एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मेरे को मान लो कि पेन बेचने वाला आया, पहला पेन, तो यानी कि क्या हो गया, मेरे को कहा कि ले लो सर आप ये पेन ले लोगे तो आपकी जो है IIT में क्रैक कर जाओगे। मैंने कहा हाँ दो भाई दो जल्दी से, तो मैंने पहला पेन ले लिया। अब पहला साल पढ़ा, क्रैक हुआ नहीं। अब तब मेरे को वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यानी कि क्या कहेगा कि सर IIT में नहीं, इस पेन से लो, यानी कि NIT में हो जाएगा। अब मैं लेना चाहूंगा क्या, नहीं, मैं थोड़ा बहुत कहूंगा नहीं भाई तेरा पेन झूठा है, ये वो दिस दैट कहूंगा, तो यानी कि लेकिन वो कहेगा कि नहीं सर इस बार हो जाएगा। मैंने फिर बिलीव किया और यानी कि उसका पेन ले लिया, यानी कि इस बार उसको मेरे को बेचने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे जैसे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको निकालने के लिए जो है उतनी ज्यादा उसको एनर्जी की क्या होगी, यानी कि रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, आगे कल की क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है।